हेलो बच्चों। तो आज है हमारी अपनी सेकंड क्लास और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, वो था हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर हम इसे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं। राइट तो अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड LCM ऑफ 306 एंड 657 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर दिए गए हैं वो दिए हैं, एक है हमारे पास 306 और दूसरा नंबर है हमारे पास 657। क्वेश्चन में HCF की वैल्यू गिवन है 9 और हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे पता लगेगा कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो हमें सबसे पहले HCF गिवन है, दो नंबर्स गिवन है कि हमने किन दोनों नंबर्स का HCF निकाला हुआ है और हमसे पूछ रहा है LCM उन्हीं दोनों नंबर्स का। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे तीन आइडेंटिटीज या तीन टर्म्स गिवन है। एक है हमारे पास HCF जो गिवन है, बाकी के जो दो नंबर्स हैं वो गिवन है और हमसे पूछ रहा है LCM। तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे रिलेशन होता है HCF LCM और दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का। जैसे हम इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। जब तक हम डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तब तक हमें इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से हमारे पास देखिए 9 से डायरेक्टली भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अगर टेबल्स ज्यादा अच्छे से याद नहीं है तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 9, 3 1 3 0 एंड 3 2 6। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो हमारे पास बचा 34 मल्टीप्लाई बाई 657। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 7 28, 4 5 20 एंड 22 और 4 6 24 एंड 26 क्रॉस 3 7 21, 3 5 15 16 17 एंड 3 6 18 1 19। तो ये हमारे पास आ गया 8 3 7 एंड 7 14 एंड 13 9 10 11 12 एंड 2 2 3 3 8। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ चुका है वो आ चुका है 2 2 3 3 8। तो ये हमारा क्या है, फाइनल ये इन दोनों नंबर्स का LCM हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 विद फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे जब हमसे बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर की पावर n की, तो हमें उसके लिए क्या करना है, देखिए चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने से पहले या इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। राइट, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, कोई नंबर्स में ले लूँ जो लास्ट में 0 पे एंड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 20 की, अगर मैं बात करूँ 100 की और अगर मैं बात करूँ 120 की, तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन्हें फैक्टर्स करें तो 20 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 4 एंड 5 20। तो 2 2 4, 4 इंटू 5 इज 20। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 100 की बात करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 एंड अगेन 2 इंटू 5। ठीक है, 2 5 10, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। 120 की अगर हम बात करें तो 3 4 12 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 4 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5। दोबारा क्रॉस चेक करें, 5 2 10, 10 2 20, 22 40 एंड 43 120। राइट, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो लास्ट में या तो 0 पे एंड हो रहे हैं या फिर जो 0 पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी कुछ स्पेशलिटी देखें इन सारे एग्जाम्पल्स की, तो इन सारे नंबर्स में
2 और 5 आना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, तो दैट मीन्स कि 2 एंड 5 जो है ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये फैक्टर्स हैं उस नंबर के जो नंबर लास्ट में 0 पे एंड हो रहा है। वहीं पर अगर हम 100 की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक फैक्टर 2 एंड 5 एक पेयर है, अनदर फैक्टर 2 एंड 5 एक और पेयर है, बट इट इज अ मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन कि एक बार 2 और एक बार 5 आना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी है। देखिए 120 की बात करेंगे, अगेन आप देखेंगे कि 2 और 5 होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपके पास और 2 भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं, बट एक 2 और एक 5 फैक्टर आना जरूरी है। तो इसके लिए ये जो कंसेप्ट है हमारा कि किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है तो उसके लिए हमें 2 और 5 फैक्टर होना मस्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, किसी भी एक नंबर का एग्जाम्पल लेना जिसके लास्ट में 0 आता है एंड उसके फैक्टर्स को करके देखना, तो आप देखोगे कि उसमें 2 और 5 मस्ट है। उसके साथ साथ और नंबर्स भी आ सकते हैं और डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें 6 की पावर n की, तो 6 की पावर n को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 ब्रेक होगा 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। बाहर पावर n है तो हम इसके बाहर भी पावर n लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसमें थ्योरेटिकल अपना रीजन पार्ट लिखेंगे। जैसा हमने अभी देखा था कि अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड होना है तो उसका मतलब उसमें 2 और 5 फैक्टर्स होनी चाहिए, बट अगर 6 की पावर n में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आप इस n की पावर कुछ भी रख लो, ये 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसमें हम इससे रीजन क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर is about to end with digit 0, it must have factors in the form 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब यहाँ पे मैंने पावर में m और n क्यों यूज किए हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था कि कुछ ऐसे नंबर्स भी थे जिसमें 2 मल्टीपल टाइम्स आ रहा था और 5 भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा था, इसलिए हमने इसकी पावर में m और n यूज किया है कि इनकेस ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ एक बार 2 और एक बार 5 आए। मिनिमम कंडीशंस 2 और 5 आना चाहिए, बट उससे ज़्यादा बार भी 2 और 5 रिपीट हो सकता है, तो उसके लिए हमने पावर m और n का यूज़ किया है, ठीक है। बट 6 की पावर n cannot end with digit 0 as it does not have factors, in form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, राइट। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन और रीजन पार्ट हो गया कि किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड होना है तो दैट मीन्स कि वो नंबर के पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के फैक्टर्स होना मस्ट है। बट 6 की पावर n जो है उसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करके भी दिखा रखा है। तो इसका मतलब 6 की पावर n मतलब 6 के ऊपर हम कुछ भी पावर रख लेंगे तो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास हमें प्रूफ करना है कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको फर्स्ट वाली वीडियो में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में अभी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दूसरा पार्ट है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स प्रूफ करना है या शो करना है। तो
तो इसमें से एक पार्ट मैं करा रहा हूँ और बाकी एक पार्ट आपको खुद डिस्कस करना है या आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं हम इसमें मैं इसमें आपको बड़ा वाला पार्ट कराता हूँ। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको पता होगा कि हमने जब डिस्कस किया था, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, अगर मैं 12 के फैक्टर्स को प्रेजेंट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे कभी भी किसी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमें उन फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ प्रेजेंट करना होता है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमें फैक्टर्स जो हमें नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे एक हमारे पास प्लस साइन आ रहा है। तो इस प्लस साइन को हमें सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी फैक्टर्स को जो प्रेजेंटेशन किया जाता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ किया जाता है। तो हमें इस प्लस साइन को हटाना है यहाँ से, ताकि हम भी प्रूफ कर पाए, शो कर पाए कि ये जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो प्लस के बाद 5 है और प्लस से पहले भी 5 है। देखिए यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और एक इधर 5 दिख रहा है। तो जैसे ही मैं इसमें 5 कॉमन लूंगा तो 7 बचेगा, 6 बचेगा। ये 5 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पे 1, 4 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एंड 1 प्लस इस 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 भी कॉमन आ चुका है बाहर, राइट। बट अभी हमारा प्लस का साइन अभी बचा हुआ है, तो अगेन अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 6 42, 42 इंटू 4 3 12 एंड 12 2 24। तो 7 6 42 आ चुका है, 4 3 12 एंड 12 2 24 आ चुका है, प्लस 1, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 2 होता है हमारे पास 48 और 24 4 हमारे पास आ जाएगा 1008, ठीक है, प्लस 1। हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इसको। देखिए 42 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4 एंड 2 4 8, तो 8 10 एंड 10, तो 1008 आ चुका है। प्लस साइन अभी भी बचा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे 1009, राइट। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें इसे कॉम्पोजिट नंबर दिखाना है, और कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1009 है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, क्योंकि वी नो कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट्स और 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से ये प्रूफ हो गया कि ये पूरा नंबर क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो वी विल राइट as it is having more than two factors, hence 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। और इसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो कि जो प्लस साइन है हमें उसे रिमूव करना है, उसे हटाना है बाय कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स। और उसके बाद जैसे ही ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तो हम शो करेंगे कि इसके मोर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास बोर्ड में बहुत बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट कहेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, इसे आपको, ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास वो है इसी का फर्स्ट पार्ट, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इस वाले पार्ट को आपको खुद करके देना है, ठीक है। ये आप सेम उसी जो अभी मैंने आपको समझाया है उसी पार्ट पे बेस्ड है, और उसी की तरह आपको इस प्लस साइन को रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, बाकी सिंपली सॉल्व करके 3 फैक्टर्स दिखाएंगे एंड ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम अपने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एंड वर्ड प्रॉब्लम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से हमें समझना पड़ेगा. There is a circular path around a sports field and Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point. ठीक है, एक सेकेंड इसका एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे दो बच्चे हैं जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं, राइट, जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं. तो लेट्स से अगर हम इसको सर्कुलर ट्रैक कंसिडर करें एंड ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. एक बच्चा रवि है जो इस सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहा है और रवि हमारा कितना टाइम ले रहा है, रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट्स ताकि वो एक राउंड कंप्लीट कर सके. एंड उसी के साथ साथ हमारे पास दूसरी बच्ची है सोनिया, ठीक है, वो भी सेम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और सोनिया जो टाइम ले रही है वो ले रही है 18 मिनट्स. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, तो उस फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम में जनरली हमारे पास सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, बट हमें ये बड़े ध्यान से समझना होता है कि किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और किस में एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें एलसीएम और कब हमें एचसीएफ निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा. चलिए, तो ये हमारे पास सर्कुलर फील्ड है जिसमें दो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक रवि और एक सोनिया. रवि जो है वो 12 मिनट्स में एक कंप्लीट राउंड कवर कर रहा है, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है. देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमें समझना ये होगा कि क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है. अगर हम बात करें रवि की, तो इफ सपोज रवि ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया एंड रवि एक राउंड कंप्लीट करके 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा अपने इनिशियल पॉइंट पे या फिर ए पॉइंट पे. वेयर एज अगर हम बात करें सोनिया की, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लगने वाले हैं 18 मिनट्स, मतलब रवि से 6 मिनट्स ज़्यादा सोनिया लेने वाली है. तो इसका मतलब कि जब रवि ए पॉइंट पे पहुंच गया होगा वन राउंड कंप्लीट करके, तो सोनिया कहीं इस पॉइंट पे पहुंची होगी क्योंकि वो 6 मिनट ज़्यादा ले रही है रवि से. एंड रवि अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देगा. सोनिया ए पॉइंट पे पहुंचेगी जब सोनिया अपना एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करेगी, उसके बाद रवि अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट कर चुका होगा. दैट मीन्स इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं आने वाली है कुछ. क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड में वेरिएशन है, क्योंकि दोनों के टाइम में वेरिएशन है. सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है. तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन पे हम लोगों को हमेशा निकालना होता है एलसीएम. क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों के लिए फिजिबल हो, दोनों के लिए सॉल्वेबल हो. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि टाइम टेकन बाय रवि. तो रवि ने जो हमारे पास टाइम लिया है वो लिया है 12 मिनट. ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें टाइम टेकन बाय सोनिया, ये हो जाएगा हमारे पास 18 मिनट्स. एंड अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों के दोनों कब एक साथ मिलेंगे. तो एक ही कंडीशन है जब ये एक साथ मिलेंगे कि रवि के राउंड्स ज़्यादा हो चुके होंगे और सोनिया के राउंड्स कम हुए होंगे, क्योंकि उनके टाइम और स्पीड में वेरिएशन है. ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे टाइम दे विल मीट टुगेदर, वो आएगा हमारा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 की वजह से. तो अगर हम बात करते हैं 12 के एलसीएम के, 12 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपका 2 इंटू 9 और 9 हम ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3, राइट. तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारे पास कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स निकालते हैं. 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2 × 3. बाकी जो दोनों नंबर्स हैं वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 6 6 36. इसका मतलब 36 मिनट इसका एलसीएम आया. तो दैट मीन्स रवि एंड सोनिया 36 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर. Ravi and Sonia will meet together, right?
तो ये हमारे पास क्या है, ये वो कंडीशन है जहाँ पे रवि और सोनिया दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, मीटअप करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और 36 मिनट्स में अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो रवि जो है, रवि हमारे पास 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा था। दैट मीन्स 3 राउंड्स में वो 36 मिनट्स कवर कर लेगा। तो 36 मिनट्स में रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट होने वाले हैं और वेयर है सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो पाएंगे क्योंकि 18 2 जा 36 होता है। ठीक है, तो सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट हो जा रहे हैं एंड दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। ये सिर्फ हमारे वेरिफिकेशन के लिए है, इसका वो हमें पर्टिकुलरली दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि 36 मिनट्स में रवि एंड सोनिया दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इस पे जो हमारे पास इस चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो थोड़े डिफरेंट अलग अलग आते हैं, तो वो हम अपनी एनसीईआरटी को फिनिश करने के बाद करेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th का जो ऑनलाइन बैच है, अगर आप वो उस पर एनरोल करना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हैं, इवन आप यूट्यूब पे हमारे पास कमेंट कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकली कंप्लीट एक बार सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज और उसके लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सारे कॉम्पिटेंसी और एक्स्ट्रा PYQs। ऑल द बेस्ट।